आनंद, संजीव सही कह रहे हैं। याद करिए, लोकसभा चुनाव का नतीजा आता है, विधानसभा चुनाव के नतीजे आते हैं, मोदी जी अगले ही दिन किसी और राज्य में पहुंच जाते हैं जहां चुनाव 2-3 साल तक नहीं है। फिर हम कहते हैं देखिए, विपक्षियों की सोच जहां खत्म होती है, मोदी जी की वहां शुरू होती है। बहुत तारीफ करते हैं हम उनकी, और वाकई अच्छी बात है अगर इस तरह से कोई चुनाव प्रचार 3 साल 5 साल आगे सोचता है। तो अगर राहुल गांधी भी 3 साल पहले गुजरात की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्या गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है मानक जी, पर तैयारी तो दिखनी चाहिए, बयानों से तैयारी नहीं होती है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये थोड़ा सा एक आधारभूत अंतर नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी और राहुल गांधी में है कि वो लोग, जैसा अभी विजय जी कह रहे थे या शायद संजीव जी ने कहा, कि रोड शो करने पहुंच जाते थे चुनाव के अगले दिन, तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा अभी मुझे। और जहां तक कांग्रेस को लेकर हम लोग इतने उत्साहित हैं, होना भी चाहिए, लेकिन एक चीज, जब अभी पूरी चर्चा को सुनने के बाद मुझे अरुण कमल जी की एक कविता याद आ रही थी, सारा अपना क्या है इस जीवन में, सब कुछ लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। तो अभी कांग्रेस को अपने बूते पर राष्ट्रव्यापी चुनाव लड़ने में उधार को छोड़ने की आवश्यकता, अभी तो वो धार पे चल रहे हैं। जो बार बार राहुल जी कह रहे हैं कि अयोध्या जीत गए, अयोध्या जीत गए, अरे अयोध्या जीत गए होंगे, पर वो समाजवादी पार्टी ने जीता है। अभी कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि अपने इस टेम्पो को बरकरार रखने की। जिस प्रकार से वो 99 सीट पर इतने उत्साहित हैं, इसी उत्साह को बरकरार रखने की। और कांग्रेस, देखिए, कांग्रेस का एक बड़ा लंबा इतिहास रहा है। 2-3 अवसरों को अगर छोड़ दें तो कांग्रेस 71 के बाद से सारे चुनावों में लगभग, 1-2 अवसरों को छोड़ दें, अगर 2009 को छोड़ दें, और तो वो विपक्षी पार्टियों की, मतलब सत्तारूढ़ दल की गलतियों से उनकी सत्ता में वापसी होती रही है। अपने बूते पर कांग्रेस कोई रचनात्मक, कोई, अच्छा गुजरात जीत जाएंगे, कैसे जीत जाएंगे, क्या रोड मैप है आपका, क्या विकल्प दे रहे हो आप? भूपेंद्र पटेल की सरकार के सामने जो आप अपना कोई तो एक रोड मैप दोगे। मैं आपके साथ चर्चा में बार बार यही कह रहा था कि महंगाई है, आप कैसे महंगाई कम करोगे, ये तो जनता को बताओ। आपका मॉडल क्या होगा? बेरोजगारी, आप कैसे दूर करोगे बेरोजगारी, ये तो बताओ। जब तक ये चीजें सामने नहीं आएंगी, जनता का भरोसा 99 तक तो मान लीजिए कि बीजेपी की गलतियों से, बीजेपी के अंतरकलह से, बीजेपी के सीटों के बंटवारे को लेकर जो चीजें हुई, उसको लेकर वो 99 तक तो आप पहुंच सकते हो, लेकिन 272 तक पहुंचने के लिए मुझे लगता है कि आपके सामने, जनता के सामने एक ठोस रोड मैप प्रस्तुत करना पड़ेगा, जिसका मुझे अभी अभाव दिखाई देता है। और अभी जल्दबाजी भी है वो अपेक्षा करना, क्योंकि राहुल जी हो सकता है 3 साल बाद, गुजरात चुनाव में अभी 3.5 वर्ष हैं, अगर टू बी प्रिसाइज देखें तो दिसंबर 27 में चुनाव होना है वहां, तो 25, 26, 27 3 साल उधर के और 6 महीने इधर के, तो 3.5 वर्ष हैं अभी। उसके बाद, उसके पहले यमुना और गंगा और गोमती और सब जगह बहुत पानी बहेगा। अभी अच्छा। ठीक कह रहे थे संजीव जी, कोई ऊपर जाएगा, कोई नीचे आएगा, अभी बहुत कुछ। अभी तो पहले महाराष्ट्र की बात करनी चाहिए ना, महाराष्ट्र में क्या होगा? क्या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे महायुति में बने रहेंगे या इधर आ जाएंगे? ये भी तो सवाल है। क्या झारखंड में वो जो कांग्रेस पार्टी, झारखंड में कांग्रेस पार्टी बहुत, मतलब नंबर 1 प्लेयर तो है नहीं, वो वही सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार है वहां। तो वहां तो हेमंत सोरेन के बूते आप लड़ाई लड़ रहे हैं, बिहार में आप आरजेडी के बूते लड़ाई लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आप समाजवादी पार्टी के बूते लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें आने वाली, अभी बहुत जल्दबाजी होगी किसी आकलन पर पहुंचने में। मुझे लगता है राहुल जी अभी 99 सीट पर बहुत उत्साहित हैं। ईश्वर करे उनका ये उत्साह बना रहे, क्योंकि उनके इस उत्साह बने रहने से भारत की राजनीति का उत्साह भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही। जिस प्रकार से वो बार बार संसद में बोल रहे थे, अब तो जैसे राहुल जी हर मसले को संसद में उठाने की बात कर रहे हैं, चाहे वो कुली का मसला हो, चाहे वो मैशन का मसला हो, चाहे किसी का मसला हो, कहता मैं संसद में उठाऊंगा। तो उनको लगता है कि अब एलओपी बन गए तो संसद में जरूर उठाएंगे। अरे भैया, आप 20 साल पहले भी सांसद थे, आपने कभी संसद में उठाने की बात नहीं की, लेकिन अब शायद वो आत्मविश्वास उनके अंदर 99 सीटों पर आ गया है। तो मुझे लगता है कि आने वाली राजनीति बड़ी दिलचस्प होगी, सजीव होगी, और रचनात्मक विपक्ष की मुझे एक उम्मीद दिखाई देती है। आने वाले समय में उसका भी पता चलेगा। क्या पता ये जो हरियाणा में अभी 5-5 की बराबरी है, क्या पता हुड्डा जी, शैलजा और रणदीप हुड्डा के बीच की, रणदीप सुरजेवाला के बीच का भी समीकरण जो है वो ठीक हो जाए।
क्या पता ये सब लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ लें। क्या पता बीजेपी ने जिस प्रकार से अपने प्रभारियों को वहां बदला है वो कुछ काम करने। क्या पता बीजेपी ने अपने सबसे अच्छे स्ट्राइक रेट वाले संगठक भूपेंद्र यादव को महाराष्ट्र भेज दिया है, जिनका मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड है, जिनका बिहार का रिकॉर्ड है, बहुत जगह का रिकॉर्ड है उनका, भूपेंद्र यादव का। तो क्या पता भूपेंद्र यादव वहां कुछ चमत्कार कर लें। तो ये सब अभी भविष्य के गर्भ में है, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। राजनेता भले उत्साह में अपनी बातें कहें, लेकिन हम अभी थोड़ा ठहर कर अभी देखेंगे कि पानी का बहाव किधर जा रहा है। ठीक है, ओके अनंत, एक चीज और, जैसे मैंने संजीव से और विजय जी से भी पूछा, नरेंद्र मोदी पर हमला करके, डायरेक्ट अटैक करके क्या वोट मिलते हैं? क्या पहले ये नहीं मिलते थे? इससे पहले तो ये बैकफायर करता था, जहां तक हमें हमारा एक्सपीरियंस है। अब मुझे लगता नहीं है कि, देखिए नरेंद्र मोदी भी डायरेक्ट राहुल जी पर ही अटैक करते थे। अगर आप पिछले दिनों को याद करिए कि राहुल जी की सदस्यता जाना, उनसे तत्काल घर खाली करवा लेना, तब ये रणनीति होती थी कि राहुल गांधी को बड़ा कर दो तो मुकाबला मोदी और राहुल में हो जाएगा, है ना। ये एक रणनीति बीजेपी की होती थी कि क्षेत्रीय दलों से लड़ना बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल है, तो राहुल गांधी को खड़ा कर लो और वो त्रिकोणीय लड़ाई हो जाए तो बीजेपी को फायदा हो जाए। तो इस बात का भी आकलन या कोई थर्मामीटर अभी नहीं है कि कौन किसको, हाँ प्रधानमंत्री को जिस प्रकार से बुरा भला कहा गया था, जिस प्रकार से मणिशंकर अय्यर के बयान से माहौल बना, और अब तो फिर से उनको वो क्या नाम है, सत्यनारायण जी को वापस ले आई है कांग्रेस पार्टी, सत्यनारायण पित्रोदा जी को। तो हो सकता है कि बहुत कुछ गुल खिले अभी आने वाले दिनों में, देखना बड़ा दिलचस्प होगा माना। ओके।